गुड इवनिंग एंड जय हिंद टू एवरीवन। तो मैं दुर्गेश शाही आज आपके साथ अपनी पॉलिटी की क्लास को आगे बढ़ाता हूँ। हमने पिछली दो क्लासेस में पार्लियामेंट के मेन सेक्शंस को और इम्पोर्टेंट चीज़ों को देखा, ठीक, कि संसद क्या होती है, लोकसभा का गठन कैसे होता है, राज्यसभा का कैसे होता है, उनका इलेक्शन सिस्टम कैसे होता है, कैसे उसकी जो है संचालन होता है, लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, राज्यसभा के उपसभापति और इससे संबंधित सारी चीजों को हमने बड़े विस्तार पूर्वक चर्चा की। आज हम संसद के आखिरी खंड यानी कि संसद की कार्रवाई कैसे होगी, कैसे संसद का जो है संचालन होता है, कैसे संसद में एक कानून बनता है, कैसे समितियों का कार्य होता है, इन सभी चीजों पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि संसद की कार्रवाई कैसे होती है। ठीक, तो द प्रोसीडिंग ऑफ पार्लियामेंट। ठीक, आपने जब भी अपना टीवी सेट कभी ऑन करके, सामान्यतः जो तैयारी में ना भी हो, मैं उनसे भी जो है बात कर रहा हूँ, आपने कभी सामान्यतः अगर आपने कभी इससे पहले संसद को ना पढ़ा हो, आपने कभी इससे पहले आपको ना पता हो कि संसद कैसे कार्य करती है, तो आज हम इनको बिल्कुल सरल शब्दों में जानना और समझना प्रारंभ करें। आपने कभी टीवी का चैनल ऑन किया और कभी लोकसभा चैनल पर आपका बटन रुक गया, या कभी न्यूज चैनल देखते हुए आपका संसद की कार्रवाई बटन रुक गया। तो हमने देखा है कि कैसे संसद की कार्रवाई होती है। लोकसभा का एक अलग सदन है, राज्यसभा अलग। तो जो संसद की समस्त कार्रवाई है वो पूरे कालखंड में बटी होती है। तो किस समय क्या चीज होगी, क्या की जाएगी, कौन कितना बोलेगा, कितना नहीं, है ना, कौन सा प्रश्न पूछ सकता है, नहीं तो कब प्रश्न पूछने का समय है, कैसे कानून बनता है, कानून बनने की क्या प्रक्रिया है, कैसे पूरा सिस्टम काम करता है, आइए उसको विस्तार में तो देखिए। संसद की जब कार्रवाई को देखें तो पूरी जो संसद की कार्रवाई है वो 3 खंडों में बटी हुई है, 3 सेक्शंस में बटी हुई है। संसद की कार्रवाई चालू होती है सुबह 11 बजे से, 11 से 12 बजे तक का जो समय है, पहला खंड वो प्रश्नकाल का समय है। इसको आप बोलते हैं क्वेश्चन आवर। इसका समय प्रश्नकाल यानी कि क्वेश्चन आवर का समय। जबकि दूसरा खंड 12 से 1 का ये शून्यकाल का खंड है, यानी कि 0 आवर। अभी प्रत्येक खंड पे बड़ी विस्तार से चर्चा करेंगे। तीसरा खंड जो है, जिसको हम बोलते हैं मुख्य कार्रवाई का, यानी कि कानून जो है वो इसी तीसरे सेक्शन में बनता है। ठीक, वो है 2 to 6, 2 बजे से लेकर 6 बजे तक, या अगर कोई महत्वपूर्ण विषय है तो ऐसा नहीं कि 6 बजे तक ही, सामान्यतः 6 बजे तक रहता है। नहीं तो अगर कोई बड़ा महत्वपूर्ण है तो 7, 8, 9, 10, 11 पूरी रात भी सदन चल सकता है, अगर कोई उतना महत्वपूर्ण विषय है या किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा या मतदान हो रहा हो। तो ये है मुख्य कार्रवाई का समय। तो इस प्रकार संसद की जो पूरी आपकी कार्रवाई है 3 खंडों में बट गई। ठीक, क्वेश्चन आवर, फिर शून्यकाल, फिर 0 आवर। ठीक, तो जैसे ही संसद का पहला घंटा प्रारंभ होता है, ठीक, 11 से 12 का जो समय होता है आपका, वो होता है प्रश्नकाल। ठीक, प्रश्नकाल क्या होता है? आपने कभी टीवी ऑन किया होगा, जो मैंने आपको बताया, तो आपने देखा होगा सांसद महोदय, जो पूरा सदन है, सारे ही सांसद, उसमें जो मंत्रीगण है उनको सरकार बोला जाता है ना, उनको सरकार बोला जाता है। सरकार किससे बनती है? समानता प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद सरकार के अंग है। तो जितने भी सदन में मौजूद सांसद लोग हैं, वह सब सरकार से प्रश्न पूछते हैं। भाई प्रश्न किससे पूछा जाएगा? तो सरकार में है, तो सरकार से प्रश्न पूछते हैं। ठीक, मानिए
तो ये जो प्रश्न पूछने का समय है 11 से 12 का, उस 1 घंटे में प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न ऐसा नहीं कि आप उठे और सीधा पूछ लिया, उसका भी एक कालक्रम होता है। आपको प्रश्नों को निर्धारित समय के से पहले बताना पड़ता है। ठीक, संबंधित सदन को यानी कि लोकसभा अध्यक्ष को आपको सूचना देनी पड़ती है कि भाई हमें फला मंत्री से ये प्रश्न पूछना, मानिए गृह मंत्री से प्रश्न पूछना है, मानिए रक्षा मंत्री से प्रश्न पूछना है, वित्त मंत्री से प्रश्न पूछना है, तो आपको बताना पड़ेगा कि क्या प्रश्न पूछना है, किस प्रकार का प्रश्न पूछना है। तो प्रश्न जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चंस कितने टाइप के होते हैं? जो प्रश्न है क्वेश्चंस तो 3 प्रकार के होते हैं। पहले होते हैं तारांकित प्रश्न, इसको आप बोलते हो स्टार्ड क्वेश्चन। स्टार्ड मतलब तारा बना होता है ऐसा। ठीक, दूसरे होते हैं अतारांकित प्रश्न, जिन पे स्टार नहीं बना होता है, अतारांकित प्रश्न, अनस्टार्ड क्वेश्चंस, इन पर कोई जो है स्टार्ट नहीं बना होता। तीसरे होते हैं अल्प सूचना वाले प्रश्न, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। नाम से समझ में आ रहा है कि बहुत शॉर्ट नोटिस में इसको पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पूछना सदन को इसकी जानकारी होना आवश्यक है। ऐसी परिस्थिति में ये प्रश्न पूछे जाते हैं, which is known as शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। तो आइए देखिए क्या होते हैं। जो तारांकित प्रश्न होते हैं इनका उत्तर मौखिक दिया जाता है। तो जो स्टार्ड क्वेश्चन होते हैं उनका आंसर कैसा होता है? ओरली दिया जाता है, आपको मौखिक। जैसे मैंने कोई प्रश्न पूछा आपसे और आपने उसका उत्तर मौखिक दिया कि भाई साहब ये बताइए कि आप क्या कर रहे हैं, उन्होंने बताया हम ये कर रहे हैं, which is known as स्टार्ड क्वेश्चन। लेकिन जो अतारांकित प्रश्न होते हैं वो लिखित प्रश्न होते हैं। कैसे होते हैं? रिटन। इनका उत्तर लिखित फॉर्म में दिया जाता है। आपको कोई प्रश्न आपने पूछा, आपका उत्तर लिखित फॉर्म में आपको मिल जाएगा, आपका उत्तर आपको लिखित फॉर्म में मिल जाएगा। ठीक, और अल्प सूचना वाले जो प्रश्न होते हैं शॉर्ट नोटिस, इनका क्वेश्चन भी उत्तर भी मौखिक दिया जाता है। ठीक, इनको कम से कम 10 दिन पहले ही पूछा जाता है। तो आइए थोड़ा इसको विस्तार से देखते हैं। तो पहला सेक्शन उठाते हैं स्टार्ड क्वेश्चन यानी कि तारांकित प्रश्न। ये कैसे होते हैं? ये होते हैं, मैंने आपको बताया, मौखिक। इनके उत्तर मौखिक दिए जाते हैं। सांसद महोदय इनके उत्तर मौखिक दिए जाते हैं। कोई भी सदस्य सदन का खड़ा हुआ और वह सदन से वो प्रश्न पूछ सकता है। देखिए, पूछता वो प्रश्न मंत्री से, लेकिन कभी मंत्री जी की तरफ ध्यान आकर्षित करके देख के या पॉइंट आउट करके क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। प्रश्न हमेशा पीठ की ओर देखकर पूछा जाता है। पीठ मतलब सीट की ओर, यानी जहां पर लोकसभा अध्यक्ष चेयर पे बैठे होते हैं, पीठासीन अधिकारी। अगर लोकसभा अध्यक्ष है तो लोकसभा अध्यक्ष, वह नहीं है तो लोकसभा के उपाध्यक्ष, वो नहीं है तो उस जो है पैनल में से कोई भी एक सदस्य जो उस पीठ पर विराजमान होगा, उस चेयर पर विराजमान होगा, हमेशा चेयर को देख के क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, आप हमेशा प्रश्न पूछने का, अगर आप कभी टीवी ऑन करके देखें तो उसमें देखिए आता है, कभी हम लोग सदनी कार्रवाई देखते हैं तो उसमें माननीय सदस्य महोदय, मानिए गंगा की सफाई एक चुनौतीपूर्ण स्थिति है ना। हम लोग उत्तर प्रदेश सरकार के अभ्युदय पोर्टल पर है और उत्तर प्रदेश में गंगा नदी जो बड़ी महत्वपूर्ण, भारत की बड़ी महत्वपूर्ण, हम सौभाग्यशाली है कि उत्तर प्रदेश से गंगा की नदी प्रवाहित होती है। ठीक, और भारत के प्रमुख शहर जो है उत्तर प्रदेश के गंगा नदी के किनारे स्थित है। तो गंगा की सफाई पर माननीय जी का प्रश्न है। आपको पता है भारत सरकार ने गंगा की सफाई के लिए अलग से काफी प्लान बना रहे, अलग से विभाग बनाया हुआ, अलग से एक मंत्रालय बनाया हुआ। तो गंगा की सफाई से संबंधित प्रश्न हो, और जो भी मानिए बनारस तो खुद प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र है, चलिए मानिए कानपुर को ले लेते हैं। कानपुर भी बड़ा शहर है और गंगा के किनारे स्थित है। तो मानिए कानपुर के जो सांसद महोदय हैं वे खड़े हुए और उन्होंने सदन से प्रश्न पूछना, अध्यक्ष की ओर देख के चालू करेंगे।
वह प्रश्न अपना पहले ही बता चुके हैं, क्योंकि मैंने आपसे बताया कि ऐसे नहीं खड़ा होता कोई व्यक्ति प्रश्न पूछ लेता है। आपको कम से कम 15 से 20 दिन पहले किसी प्रश्न को पूछने से आपको सदन को सूचना देनी पड़ती है, क्योंकि फिर मंत्री जी को भी तो उसका उत्तर तैयार करके आना होता है ना। तो प्रश्न पूछा जाता है, वह पीठ की ओर यानी कि चेयर की ओर मुंह देखकर अध्यक्ष जी से पूछते हैं। आपने देखिए कि अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से प्रश्न पूछना चाहता हूं कि कानपुर एक प्रमुख औद्योगिक शहर है जो कि गंगा किनारे स्थित है। एक समय तक उसे उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता रहा। ये अपने औद्योगिक इकाइयों के लिए जाना जाता है, अपने लेदर इंडस्ट्रीज, अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, अपने कॉटन इंडस्ट्रीज के लिए। तो माननीय महोदय जी, मैं आपके माध्यम से ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ, माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि गंगा की सफाई के लिए क्या कार्यक्रम चल रहा है और कानपुर शहर के लिए विशेषकर क्या योजनाएं हैं। वहां पर सीवेज का पानी भी गंगा में अतिरिक्त मात्रा में गिर रहा है, तो उसको रोकने के लिए संबंधित मंत्रालय ने क्या कार्य किया। वह प्रश्न पूछ के बैठ जाएंगे, फिर मंत्री जी खड़े होंगे और वह भी उत्तर मंत्री जी को जो माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है उसको देख के नहीं देंगे, वो भी अध्यक्ष को देखकर उत्तर देंगे कि माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से संबंधित सदन के सदस्य को जिन्होंने प्रश्न पूछा है उनको अवगत कराना चाहता हूँ कि हमारी सरकार ने ये करके गंगा सफाई के लिए कार्य किए हैं। कानपुर शहर की जो सीवेज की समस्या है, गंगा की जो प्रदूषण होने की समस्या है, उसके निराकरण के लिए हमने टैंकियों पर बैन लगाना चालू किया है। हमने गंगा सफाई के अंतर्गत गंगा के किनारे जितने भी शहर है वहाँ पर उनके किनारे प्लास्टिक को बैन कर दिया है कि वहाँ पर कोई भी किसी प्रकार का पॉलिथीन या प्लास्टिक बैन है, कोई व्यक्ति नहीं ले जा सकता। इसके अलावा हमने और भी सारे कार्य किए हैं। हम वहाँ पर गंगा के किनारे के शहरों में 5 किलोमीटर दोनों तरफ गंगा के किसी भी प्रकार का कोई पक्का निर्माण कार्य करने के लिए हमने मना किया है। गंगा की सफाई और सारी चीजें पर प्रश्न होती है। अब अगर वह तारांकित प्रश्न है तो कैसा होगा, इसका उत्तर मौखिक, तो मैंने मौखिक जवाब मिला। अब ऐसे प्रश्न के साथ एक पूरक प्रश्न यानी कि सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऐसे क्वेश्चन के साथ एक पूरक प्रश्न यानी कि एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछा जा सकता है जिसमें संबंधित सदन के जो वो है। अब मानिए जैसे फिर एक पूरक प्रश्न का मतलब होता है एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। मंत्री जी ने जवाब दिया कि हमारे विभाग ने ये काम किया। अब सर एक इसके साथ सप्लीमेंट्री क्वेश्चन और पूछ सकते हैं। वही सदस्य दोबारा खड़े हुए उन्होंने बोला कि अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री महोदय ने मेरे प्रश्न का उत्तर दिया, परंतु अभी भी कुछ बिंदुओं को जानना शेष है। मैं पूछना चाहता हूँ कि ये जो पॉलिथीन और प्लास्टिक को तो उन्होंने बैन किया है, ठीक बात है, लेकिन अभी भी गंगा में कुछ लोग आकर अगर जो घाट के किनारे वहां पर जो है शवों का विसर्जन कर दिया जाता है। तो जो शवों का विसर्जन है वो गंगा के लिए प्रदूषण का कार्य बन रहा है। तो शवों के विसर्जन पर रोक लगाने के लिए माननीय मंत्री महोदय ने कुछ हमारा ध्यान आकर्षण नहीं किया, तो कृपया उसकी ओर भी ध्यान आकर्षण करें। फिर वो खड़े होते हैं और वो अपने प्रश्न का जवाब देते हैं। तो ये एक स्टार्ट क्वेश्चन के साथ एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। देखिए, कुल स्टार्ट क्वेश्चन एक दिन में 20 पूछे जा सकते हैं। कितने? 20 क्वेश्चन एक दिन में पूछे जा सकते हैं और एक सदस्य को सिर्फ एक ही प्रश्न पूछने का अधिकार है। एक प्रश्न प्लस उसके साथ एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन उसी से रिलेटेड, ठीक, यानी कि एक पूरा प्रश्न पूछ सकता है। तो ऐसे टोटल कितने प्रश्न हो सकते हैं? 20 से अधिक प्रश्न एक दिन में स्टार्ट वाले नहीं पूछे जा सकते, ठीक। और एक व्यक्ति एक दिन में ऐसा एक ही प्रश्न पूछ सकता है, इसके साथ एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन होता है, ठीक। अब हम आते हैं अपने दूसरे सेक्शन जिसको हम कहते हैं अनस्टार्ट क्वेश्चन, यानी कि अतारांकित प्रश्न। अनस्टार्ट क्वेश्चन अतारांकित प्रश्न। इन प्रश्नों पर क्या है, कोई स्टार नहीं होता, कोई स्टार जो है अंकित नहीं होता अनस्टार्ट क्वेश्चंस में। इसके उत्तर जो है वो हमेशा लिखित दिए जाते हैं। इनके उत्तर लिखित दिए जाते हैं। याद रखिएगा, स्टार्ट वालों के
प्रश्न के उत्तर मौखिक और अनस्टार्ड क्वेश्चन के उत्तर आपको कैसे दिए जाते हैं, लिखित। इसमें क्या होता है, संबंधित जो सदस्य हैं सदन के, वह जाके जिस भी मंत्रालय से प्रश्न पूछना है उससे संबंधित सचिवालय में जाकर प्रश्न दे देते हैं, मतलब अध्यक्ष को दे देते हैं, अध्यक्ष महोदय वहां पहुंचा देते हैं, वहां से उनकी चेयर पर उत्तर रिटन फॉर्म में आ जाता है, लिखित फॉर्म में उत्तर आके उनकी जो है उनकी चेयर पर आ जाता है और संबंधित अध्यक्ष जो सदस्य हैं वह उसका उत्तर प्राप्त कर लेते हैं। अब चूंकि इसका उत्तर लिखित होता है तो जो उन्होंने प्रश्न पूछा उसका उत्तर उनको लिखित फॉर्म में मिल जाता है, ठीक। इसका उत्तर मौखिक नहीं दिया जाता, ठीक है। चलिए, तो ऐसे प्रश्न कुल एक दिन में 230 के आसपास आप जो है कुल पूछे जा सकते हैं। एक सदस्य कुल 5 लिखित प्रश्न पूछ सकता है। कितने? 5 लिखित प्रश्न पूछ सकता है। कुल 230 क्वेश्चन हो सकते हैं एक दिन में, ठीक। चलिए, अगले प्रश्नों पर आते हैं, वे अल्प सूचना वाले प्रश्न, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। अल्प सूचना वाले प्रश्न, ये है तीसरा टाइप। ये जैसे नाम से ही पता चल रहा, मैंने बताया ना 10 दिन पहले कम से कम सूचना देनी पड़ती है इसमें। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, देनी उत्तर इसके भी मौखिक दिए जाते हैं, यानी ओरल फॉर्म, लेकिन 10 दिन पहले। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी जानकारी लेना बहुत आवश्यक है। उसके लिए जो है इसको ये वाले क्वेश्चन होते हैं अल्प सूचना वाले प्रश्न, यानी कि शॉर्ट नोटिस के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। ये 10 दिन पहले आप संबंधित सदन से पूछ सकते हैं, ठीक। चलिए, ये तो हो गए आपका प्रश्न काल। इसमें पूछे जाते हैं माननीय, तो यानी कि जैसे ही सदन की कार्रवाई प्रारंभ होती है तो पहला घंटा किसके लिए निर्धारित है? प्रश्न पूछने के लिए। इसमें संबंधित सदन के सभी सदस्य मंत्री महोदय से प्रश्न पूछते हैं, ठीक। अब दूसरा, जब सदन की कार्रवाई आगे बढ़ती है तो जो दूसरा घंटा है उसको हमने देखा, उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है शून्यकाल, यानी कि 0 आवर। शून्यकाल या 0 आवर क्या है? देखिए, संविधान में इसका कोई जिक्र नहीं है शून्यकाल का। ये भारतीय संसदीय प्रणाली की एक मौलिक देन है, एक मौलिक देन है। 1962 में ये स्टार्ट हुई, ठीक। जब घड़ी की सुइयां निर्धारित 12 बजाती हैं, है ना। आप देखिए, जब 12 बजते हैं तो घड़ी की सुइयां क्या होती हैं? 12 पर छोटी सुई, बड़ी सुई और जो सेकंड वाली सुई है, वो सारी सुइयां आकर एक जगह एकत्रित हो जाती हैं और एकत्र होने के बाद एक शून्य को बनाती हैं, ठीक। उसी पर इसका नाम रखा गया है 0 आवर, यानी कि शून्यकाल। ये एक अनौपचारिक साधन है जिनमें जो सांसद महोदय हैं, यानी कि जो सदस्य हैं, वो बिना किसी पूर्व सूचना के प्रश्न उठा सकते हैं, लेकिन ये किसी बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन के, यानी जिसपे विलंब किया ही नहीं जा सकता। प्रश्नकाल में क्या था? सारे प्रश्न वही उठाए जाएंगे जिनकी एक निर्धारित अवधि से पहले सूचना आप दे चुके होंगे, ठीक। निर्धारित अवधि से सूचना दिए बगैर प्रश्नकाल में प्रश्न नहीं पूछा जा सकता। सबका टाइम अलॉट होता है, आप देखते हैं, बोलते हैं अच्छा आप पूछिए। 0 आवर में क्या होता है? जब जो है इसमें सांसद महोदय को बताने की आवश्यकता नहीं है पहले से कि वो क्या प्रश्न पूछ रहे हैं, कि वो क्या है, उनको कोई नोटिस नहीं देना पड़ता। वो 12 बजे जो भी इंपॉर्टेंट मैटर है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे मानिए अभी विगत कुछ दिनों पहले, अभी जैसे कोरोना पैंडेमिक चल रहा है, अभी तो सत्र नहीं चल रहा है, अगर सत्र चल रहा हो तो इससे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पिछली बार का अगर हम एग्जाम्पल लें तो पिछली बार जब सदन चल रहा था उसी समय पूर्वी लद्दाख में गलवान वैली की एक घटना हुई, भारत और चीन के सैनिकों के बीच में क्लैश हुआ, ठीक।
और लद्दाख में आपको पता है कि अक्सर भारत और चाइना का क्लैश हो जाता है, पेंगोंग लेक के आसपास के एरिया में, ठीक, क्लैश हुआ। तो अब ये एक ऐसा विषय था जिसमें सदन को भी जानकारी की आवश्यकता थी और देश को भी। देश को जानकारी कैसे मिलेगी? सदन के माध्यम से। तो ये अविलंबनीय प्रश्न था भाई, अचानक हुआ है। अब इसके लिए 15 दिन पहले थोड़ी ना पूछा जा सकता, तो ये अविलंबनीय, तो 0 आवर में इसको सदस्य महोदय उठकर इस प्रश्न का उत्तर जान सकते हैं। उन्होंने पूछा कि भाई माननीय रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री बताए कि लद्दाख में हमारी क्या तैयारियां हैं, कैसे चीन के लोग हमारे संबंधित क्षेत्र के भीतर प्रवेश कर गए और ये पूरी घटना, पूरा प्रकरण क्या है। तो फिर मंत्री महोदय जी भी खड़े होते हैं, बताते हैं कि ऐसा है, चीन भारत में प्रवेश नहीं किया है, वहां पर कुछ चोटियां हैं जिनको फिंगर्स बोला जाता है ना, वो उंगली की आकार की है, ठीक, और वहाँ 12 वर्ष बर्फ पड़ी रहती है। तो वहां पर जो 1962 से ही संधि युद्ध के पश्चात जो हमारे समझौते हुए हैं, तो वहां पर फिंगर्स बनी हुई है, तो पेट्रोलिंग्स होती है इतने से इतने इतने के बीच में। तो चीन भारत में नहीं बल्कि उस नो बफर जोन के अंदर आया था, जहां पर ना कि भारत के लोग जाकर स्थायी कोई कैंप बना सकते, ना कि चीन के लोग। तो चीन भारत में नहीं प्रवेश किया था, वो उस पेट्रोलिंग जोन में, जो कि हमारी बाउंड्री और उनकी बाउंड्री के बीच का क्षेत्र होता है, बफर जोन जिसको बोला जाता है, उसमें प्रवेश कर गए थे, जहां पर नियम और हमारी संधि ये थी कि कोई भी देश के लोग पेट्रोलिंग कर सकते हैं, लेकिन वहां आकर कोई स्थायी निर्माण नहीं कर सकते। जबकि चीन वहां आकर निर्माण करने लग गया, इसलिए भारत और चीन के सैनिकों के बीच में क्लैश हुआ और उसमें आपको पता है कि भारत के 20 जो है जवान शहीद हो गए, जिनमें एक कमांडिंग ऑफिसर यानी कि कर्नल संतोष बाबू भी थे। बड़ी दुखद घटना हुई 1962 के पश्चात लद्दाख में एक बार और भारत चाइना की सिक्किम में नाथुला में लड़ाई हुई, 1967 का वॉर जिसको बोलते हैं। चीनियों को बड़ी बुरी तरह से भारत के योद्धाओं ने परास्त किया। 67 के बाद से अभी तक भारत के बीच और चीन के बीच में गोली नहीं चली, गोली यहाँ पर भी नहीं चली। आपको पता है भारत और चीन के सैनिकों के बीच में हथियारों से जो उन्होंने बनाए थे नुकीलेदार हथियारों से क्लैश हुआ और ये जो है चीजें हुई, ठीक। तो शून्यकाल ये है, ठीक। तो 1962 में प्रारंभ हुआ था और 1962 में ये प्रारंभ हुआ, ठीक। और एक अनौपचारिक इनफॉर्मल जो है एक अनौपचारिक प्लेटफॉर्म है ये, ठीक। यानी कि इसका कोई जिक्र नहीं है कि ये ऐसे ही होगा, ये बनाया गया, ये मौलिक देन है भारतीय संसद की, ठीक। ये एक खुद की विकसित हुई प्रणाली कि अगर कोई ऐसे विषय होंगे जिन पर तुरंत कुछ पूछना हो तो कैसे पूछा जाएगा। तो इसके लिए इस शून्यकाल को बनाया गया। भाई प्रश्नकाल में तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एक निर्धारित 15 दिन या 14 दिन पहले, 15 दिन पहले, 20 दिन पहले आपने सदन को अवगत करा दिया कि आपको एक प्रश्न पूछना है, ठीक। और शॉर्ट नोटिस पे अगर पूछना है 10 दिन पहले, तो आपने पूछ दिया कि भाई मुझे स्टार्ट क्वेश्चन पूछना है, मुझे अनस्टार्ट पूछना है, मुझे ऐसा पूछना है। लेकिन अगर कोई अविलंबनीय अचानक कोई घटना हो जाए, उस पर अगर प्रश्न पूछना हो तो फिर क्या होगा? तो फिर इस 0 आवर का निर्माण किया गया। तो इस प्रकार आपने संविधान के प्रारंभिक 2 घंटों को समझ लिया। संसद के प्रारंभ के 2 घंटों को देखा। पहले घंटे में जहां प्रश्न पूछे जाते हैं उसको 3 प्रकार के प्रश्न होते हैं 11 से 12 के बीच में: स्टार्ट क्वेश्चन, अनस्टार्ट क्वेश्चन और शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। स्टार्ट क्वेश्चन वह प्रश्न होते हैं जिनके उत्तर मौखिक दिए जाते हैं। अनस्टार्ट क्वेश्चन वह प्रश्न होते हैं जिनके उत्तर लिखित में दिए जाते हैं। स्टार्ट क्वेश्चन एक दिन में एक सदस्य एक ही प्रश्न पूछ सकता है, उसके साथ वह एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी पूछ सकता है। नॉन स्टार्ट क्वेश्चन कैसे होते हैं? अनस्टार्ट क्वेश्चन, ये इसके उत्तर लिखित दिए जाते हैं। सर एक सदस्य एक दिन में से 5 प्रश्न पूछ सकता है। शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन के उत्तर भी मौखिक दिए जाते हैं और कम से कम 10 दिन पहले इसका नोटिस देना होता है। उसके बाद हमने दूसरे सेक्शन को देखा विच इज नोन एज 0 आवर या शून्यकाल। ये एक अनौपचारिक जो है प्रक्रिया है, 1962 में प्रारंभ हुई और इसमें अविलंबनीय यानी कि जिसमें
रुकावट या विलंब हो ही नहीं सकता, उससे संबंधित प्रश्नों को पूछा जाता है, उससे संबंधित प्रश्नों को पूछा जाता है। ठीक, अब हम आते हैं संसद के तीसरे खंड पर, जो कि सबसे मेन है, विच इज नोन एज मुख्य कार्रवाई। ठीक, अब इस मुख्य कार्रवाई है ना, और शून्यकाल के बीच का जो समय होता है, मैंने आपको टाइम बताया कि पहला 11 से 12, फिर 12 से, और ये 2 से 6। अब ये जो 2 से 6 में जो मुख्य कार्रवाई है, इसमें कानून का निर्माण होता है। कैसे होता है वो भी देखेंगे, लेकिन जो बीच का 1 घंटा होता है 1 से 2, इसमें क्या होता है? ठीक, इस 1 से 2 के यानी कि 3 चरणों में ये काम होता है, पूरा जो संसद का सदन चलता है। लेकिन जो 1 से 2 का है, जो 0 आवर के बाद चालू होता है, उसमें कुछ संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट प्रस्ताव पर जो है वह चर्चा होती है। वो कौन कौन से प्रस्ताव होते हैं? ये 1 से 2 बजे के बीच में ऐसे क्या कार्य होते हैं? आइए इसको हम थोड़ा समझते हैं। देखिए, ये जो 1 से 2 का समय होता है ना, यानी कि शून्यकाल 0 आवर के बाद जब वह चालू होता है, प्रारंभ होता है, तो जो ये प्रारंभ होता है, जो ये चालू होता है, उसमें होता क्या है? कुछ प्रस्ताव लेकर आए जाते हैं। ठीक, जैसे कटौती प्रस्ताव, इसको आप कट मोशन बोलते हैं। उस सदन से संबंधित जितने ऐसे प्रस्ताव हैं, वो सब इसी 1 से 2 बजे के बीच में, यानी कि शून्यकाल से मुख्य कार्रवाई के बीच के समय में किए जाते हैं। ठीक, अब कटौती प्रस्ताव क्या होते हैं? ये प्रस्ताव भी किसी सदस्य द्वारा लाया जाता है। ये प्रस्ताव भी किसी सदस्य द्वारा किसी वाद विवाद को समाप्त करने के लिए लाया जाता है। तो कटौती प्रस्ताव क्या होते हैं? सरल भाषा में, यह किसी सदस्य द्वारा, है ना, मतलब कि सदस्य मतलब किसी सांसद महोदय द्वारा, लोकसभा के तो लोकसभा के, राज्यसभा के तो राज्यसभा सदस्य द्वारा। मानिए सदन में किसी मुद्दे को लेकर या किसी विधेयक को लेकर वाद विवाद की स्थिति है। ठीक, तो और उसमें आप देखते हैं अक्सर जो है पक्ष और विपक्ष में विवाद हो जाता है, डिस्प्यूट हो जाता है, जो डिबेट का रूप ले लेता है। तो इन सारी चीजों को समाप्त करने के लिए क्या किया जाता है? जैसे मानिए आज किसी बिल पर चर्चा हो रही है, ऐसा नहीं कि एक ही दिन में बिल पास हो गया। इंपॉर्टेंट जो बिल्स होते हैं उस पर लंबी चर्चा होती है। तो जब वो सदन में चर्चा हो रही होती है, मानिए किसी चीज को लेकर, किसी पक्ष को लेकर, किसी पॉइंट को लेकर डिबेट है, अब उससे संबंधित अगले दिन इस 1 से 2 के बीच में कोई सदस्य जो है संबंधित सदन का, वो इस वाद विवाद को समाप्त करने के लिए जो है, ये किसी सदस्य द्वारा वाद विवाद को समाप्त करने के लिए, वाद विवाद समाप्त करने के लिए लाया जाता है। कि ये जो डिबेट है, ये जो डिस्प्यूट है, वाद विवाद को समाप्त करने के लिए लाया जाता है। ठीक, अब जैसे ही ये प्रस्ताव स्वीकृत हो जाता है, तो वाद विवाद को समाप्त करके सीधा मतदान करा दिया जाता है ना। अब अगर ये मोशन पास लेकर आया जाता है संबंधित सदस्य द्वारा कि भाई इसको आप खत्म करिए बहस, सीधा वोटिंग करा लीजिए, अगर ये सदन ने पारित कर दिया कि हाँ भाई ठीक है, अब इस पे ज्यादा बहस नहीं होगी, सीधा वोटिंग होगी, अगर ये प्रस्ताव पारित हो गया तो फिर सीधे मतदान करा लिया जाता है। ठीक, तो ये होते हैं कुछ कटौती प्रस्ताव, अलग अलग प्रकार के होते हैं। सामान्यतः 4 प्रकार के कटौती प्रस्ताव होते हैं। ठीक, सामान्यतः 4 प्रकार के कटौती प्रस्ताव होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं? पहला जो आपका होता है वो होता है साधारण कटौती प्रस्ताव, सिंपल कट मोशन, साधारण कटौती। दूसरा जो होता है वह आपका होता है घटकों में कटौती। तीसरा जो होता है वह होता है कंगारू कटौती, कंगारू। और चौथा जो होता है वो होता है गुलोटिंग प्रस्ताव। ठीक, आइए देखते हैं क्या होता है।
इसमें कंगारू और गुलोटिन बड़े महत्वपूर्ण है। काफी बार कंगारू और गुलोटिन पर प्रश्न जो है वह पूछे जा चुके हैं। ठीक, देखिए सबसे पहला होता है साधारण कटौती प्रस्ताव। ये सिंपल होता है। ये कैसा होता है? ये वह प्रस्ताव होता है जिसपे मानिए किसी बिल पर पर्याप्त डिबेट हो चुकी होती है, अब उस पर सिर्फ मतदान करा लिया जाए। ठीक, पर्याप्त जो है चर्चा हो चुकी है, बोला जाता है कि भाई बहुत बहस हो चुकी है, जितनी होनी चाहिए थी, अब आप सीधा इस पर मतदान करा लिया जाए। ठीक, मतदान करा लिया। मतदान कराने के लिए मतलब कि अब कोई एक छोटा सा बिल है ना, उस पर मानिए 3 से 4 घंटे की अवधि निर्धारित की गई कि भाई 4 घंटे तक बहस होगी। वो बहस होकर एक्सटेंड होकर 5-6 घंटे हो गई। संबंधित सदन को लग रहा है कि और भी महत्वपूर्ण विधेयक पड़े हुए हैं, इसी पे 6-6 घंटे बहस होगी, तो बाकी जो इम्पोर्टेंट बड़े बिल्स हैं उन पे कब डिस्कशन होगा। तो साधारण कटौती प्रस्ताव के तहत कोई सदस्य लाते हैं और बोलते हैं कि देखिए अब उस पर पर्याप्त चर्चा हो चुकी है। ठीक, और अगर वो प्रस्ताव पारित हो जाता है तो फिर सिंपल वही कटौती प्रस्ताव का इस पर सीधा मतदान करा लिया जाता है। ठीक, अगला है घटकों में कटौती। अब मानिए कोई बिल है, ठीक, उस बिल में बहुत सारे सेक्शंस हैं, ठीक, छोटे और बड़े। इसमें क्या होता है, तो जो लंबे लंबे संकल्प होते हैं, है ना, मानिए लंबे संकल्प जैसे हम समझते हैं, लंबे संकल्पों का समूह बना लिया जाता है और सिर्फ उसी पे चर्चा करते हैं। ठीक, भाई जैसे मानिए जीएसटी का बिल है। ठीक, अब जीएसटी कोई छोटा मोटा तो चीज थी नहीं, काफी बड़ी चीज थी, भारत की पूरी टैक्सेशन सिस्टम से जुड़ी हुई थी, अप्रत्यक्ष कर प्रणाली से। अब वो जो है एक प्रस्ताव आता है, अब ये लंबी चीज है ना, समय लंबा खींच रहा है। किसी सदस्य ने बोला कि भाई देखिए ऐसा है, जीएसटी में कुछ छोटे छोटे बिंदु हैं, उसमें तो किसी को असहमति है नहीं। ठीक, तो जो छोटे छोटे बिंदु हैं उनको छोड़िए, है ना, उसको तो हमने पारित मान लिया है। जो बड़े बड़े 3-4 टॉपिक हैं ये हैं जहां पर डिस्कशन होना चाहिए। तो जो घटकों में कटौती होती है वो यही होता है कि मानिए कुल मिलाकर जीएसटी में 20 पॉइंट ऐसे थे जिस पर डिबेट होना था, 20 पॉइंट से टोटल। ठीक, 20 में हम लोग ने माना, सदस्यों ने देखा कि भाई 15 चीजें तो ऐसी हैं जिसपे कोई छोटी छोटी है, इस पर कोई डिबेट नहीं है ना कोई इश्यू है, ये तो हम पारित मान रहे हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन ये जो 4-5 खंड है, इस पर आप जो है एक विस्तृत चर्चा कर लीजिए। तो ये 5 खंड कौन कौन से, ये है, इस पर चर्चा कर लीजिए। तो ये होती है घटकों में कटौती। ठीक, तीसरा जो है ये है कंगारू सेशन। अब इसमें क्या होता है, इसमें केवल और केवल महत्वपूर्ण खंडों पर ही चर्चा और मतदान दोनों होता है। यहां मैंने क्या बोला था, सिर्फ चर्चा की बात की थी, यहां पर महत्वपूर्ण खंडों पर चर्चा और मतदान करा लिया जाए, मतदान होता है। जैसे मानिए फार्मर्स बिल था, चूंकि तो अब बिल नहीं रह गया, अब एक्ट हो गया क्योंकि पारित हो गया, कानून बन गया। जैसे फार्मर्स बिल आया, तो फार्मर्स बिल काफी लंबा चर्चा पर चर्चा का विषय रहा। अब समय सदन के पास कम है, तो बोला गया कि भाई देखिए ऐसा है, इसमें ये जो दिक्कतें हैं किसानों से संबंधित एपीएमसी एक्ट वाली या मंडी समिति वाली, या जो उनका या जो उनका सरकार जो उनको सब्सिडी और ये सारी चीजें देती है, ये समाप्त करने की बात हो रही है। तो फिर ऐसे कुछ महत्वपूर्ण खंडों पर बोल दिया कि भाई देखो इतना बड़ा बिल है, इसके 70% पोर्शन पर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, उसको छोड़ो। मेन पॉइंट पर कंगारू को आपने देखा है ना, कंगारू कैसे कूद कूद के चलता है। ठीक, तो कंगारू कटौती यही बोला जाता है कि भाई जंप मारो, एक जगह स्टिक ना हो। जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है, टाइम कम है, जहां पर विवाद का विषय, सिर्फ उसको उठाओ, उस पर बहस करो, उस पर डिबेट करो और उस पर मतदान करा लो। दिस इज नोन एज कंगारू। तो जैसे कंगारू चलता है
है ना, जंप कर करके। तो सिर्फ आपने किसी बिल के इंपॉर्टेंट मैटर्स को पिक किया, ठीक, बिल्कुल, इसलिए इसको कंगारू कट मोशन बोलते हैं कि आप पूरे बिल पर चर्चा करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि टाइम बहुत कम है ना। तो फटाफट जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है सिर्फ उस पर डिबेट करो और उस पर वोटिंग कराओ। इसमें क्या था, इसमें सिर्फ ये था कि जो लंबे लंबे संकल्प है उनका समूह बना लो, उस पर चर्चा कर लो, वोटिंग भले तुम सारे पे कराते रहना। यहाँ पे क्या है कि भाई जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ उस पर बात करो और उस पर वोटिंग कराओ, बाकी छोड़ो, जिसपे कोई दिक्कत नहीं है वो ऐसे ही पास है, विच इज नोन एज कंगारू सेशन। एंड लास्ट वन इज गुलोटिन प्रस्ताव, ठीक। गुलोटिन क्या होता है? प्राचीन समय में जो आपने देखा होगा, हॉलीवुड की मूवीज देखी होगी, तो किसी व्यक्ति को जब दंड दिया जाता था तो उसको ऐसे उसकी गर्दन को रख दिया जाता था, ऊपर से एक मशीन आती थी, खट से उसकी गर्दन को काट देती थी, विच इज नोन एज गुलोटिन, है ना। एक झटके में जो गर्दन है वो धड़ से अलग हो गई, ठीक। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं गुलोटिन। वो उस मशीन का नाम था गुलोटिन। अब आपको लगेगा सर संसद में उस गुलोटिन प्रस्ताव के लिए आप ये क्यों कहानी सुना रहे हैं? ठीक, उसी के जैसे ये काम करता है कट मोशन, इसलिए इसका नाम गुलोटिन रखा गया। इसमें ये लोग क्या बोलते हैं, ये किसी बिल पर चर्चा होने से पहले ही ये प्रस्ताव रख देते हैं कि भैया इस सिर्फ सेक्शन पे चर्चा कर लो, बाकी को छोड़ दो, यानी एक धड़ में अलग। यहाँ पर क्या होता है, निर्धारित समय बीतने के बाद होता है कि भाई देखो समय ज्यादा जा रहा है, इसको खत्म करो, लंबे लंबे संकल्प बना लो। ये पहले ही प्रस्ताव पारित कर देते गुलोटिन वाले। ये बोलते हैं कि भाई इस सेक्शन पर जो है, इस बिल के इस सेक्शन पर चर्चा हो नहीं पा रही है, आप एक काम करिए, इस पे चर्चा होगी तो सबसे पहले इसी पे आप चर्चा करा दीजिएगा, बस यही सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है। तो गुलोटिन मतलब खट्ट से अलग, जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है उस पर चर्चा करा के बात खत्म हो। तो ये समानता जो है, कुछ इंपॉर्टेंट जो है 4 प्रकार के प्रस्ताव हैं, ठीक। अब ये तो हो गए आपके सामान्य कटौती प्रस्ताव। इसी प्रकार के कुछ और प्रस्ताव होते हैं जो संसदीय कार्रवाई में इन सेशंस में चलते हैं। ये तो हो गए कट मोशन जो आपके सिंपल जो है बिल से रिलेटेड थे। अब कुछ और प्रस्ताव भी होते हैं, ठीक, वो होते हैं विशेषाधिकार प्रस्ताव, ठीक। तो आपको 1 से 2 के बीच में ये कटौती प्रस्ताव पर जो है ऐसा मैं आशा कर रहा हूं कि आपको क्लियर हो गया होगा कि कटौती प्रस्ताव पर क्या क्या चीजें होती हैं। अगले है विशेषाधिकार प्रस्ताव, स्पेशल राइट प्रपोजल्स। अब ये क्या है, आइए देखते हैं, ठीक। विशेषाधिकार प्रस्ताव क्या है? देखिए, विशेषाधिकार प्रस्ताव जो है विशेषाधिकार प्रस्ताव, ये भी बड़े इंपॉर्टेंट प्रपोजल्स हैं संसद की कार्रवाई में। विशेषाधिकार प्रस्ताव देखिए, यहाँ तो अभी पहले जो हमने कटौती प्रस्ताव देखे वो हमने देखा कि कैसे जब किसी विधेयक पर चर्चा करानी होती, समय कम होता है तो कंगारू सेशन का प्रयोग, गुलोटिन का प्रयोग, साधारण कटौती, घटकों में कटौती। अब ये जो प्रपोजल्स का समय है, ये लाया जाता है किसी सदस्य द्वारा किसी मंत्री के अगेंस्ट। एक्चुअली होता क्या है, जब कभी कोई मंत्री द्वारा अपने जो है राइट्स का गलत उल्लंघन किया जाता है ना, यानी कि ये एक तरह से अगर आप सरल भाषा में कहें कि ये जो प्रस्ताव है ना, ये किसी मंत्री द्वारा संसदीय विशेषाधिकारों के उल्लंघन से संबंधित है। ये किसी मंत्री द्वारा संसदीय विशेषाधिकारों के उल्लंघन से संबंधित है। उल्लंघन से संबंधित है, ठीक।
ये क्या है, किसी मंत्री द्वारा अब ये क्या विशेषाधिकार को उल्लंघन कर दिया। देखिए मैंने आपसे बताया क्वेश्चन आर में कि सदस्यों को प्रश्न पूछने का अधिकार है। वो प्रश्न क्या होते हैं, वो प्रश्न एक प्रकार से पूरे देश के लिए होते हैं, है ना। अब अगर किसी सदस्य महोदय ने सदन के भीतर मंत्री महोदय से कोई प्रश्न पूछा और मंत्री महोदय जो उत्तर देंगे वो एक प्रकार से सरकार का पक्ष है, ठीक। तो मंत्री महोदय से आशा की जाती है कि वो किसी प्रकार का कोई गलत तथ्य या कोई गलत उत्तर नहीं देंगे। इसीलिए प्रश्न को 10 से 15 दिन 20 दिन पहले पूछा जाता है ताकि संबंधित मंत्री महोदय इस पर जो है पूरी जानकारी प्राप्त करें। अब अगर किसी मंत्री महोदय ने कोई गलत उत्तर दे दिया या कोई गलत फैक्ट दिया या फिर उन्होंने बात सही रखी और संबंधित सदस्य को ये लग गया कि मंत्री महोदय ने किसी गलत तथ्य को प्रस्तुत किया है या सदन के भीतर या कोई गलत फैक्ट रखा है, गलत पॉइंट को रखा है, तो फिर वो ऐसे में विशेषाधिकार प्रस्ताव लेकर आ जाता है। इसका जो जनरल प्रोसेस होता है वो क्या होता है, इसका जो उद्देश्य होता है वो मंत्री की निंदा करना होता है। इसका उद्देश्य सिंपल भाषा में मंत्री की निंदा करना होता है। क्यों? क्योंकि सदस्य को ये लगता है कि सदन में खड़े होकर मंत्री महोदय ने एक गलत तथ्य, एक गलत फैक्ट की जानकारी दी, यानी एक सदन को गफलत में रखा, देश को गफलत में रखा और उन्हें गलत जानकारी दी। तो उनके ऐसे कृत्य के अगेंस्ट वो सदस्य विशेषाधिकार प्रस्ताव ले आता है कि मंत्री जी ने अपने संसदीय विशेषाधिकारों का उल्लंघन किया, उन्होंने सदन को गलत तथ्य और गलत जानकारी से अवगत कराया। इसका विशेष उद्देश्य मंत्री जी की निंदा करना होता है, ठीक। इन्हीं में कुछ अलग अलग प्रस्ताव जो है आते हैं। जैसे सबसे पहला होता है, आपने सुना होगा, बहुत सारे प्रस्ताव हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट है उसको हम देखेंगे। जैसे सबसे पहला होता है ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। ध्यानाकर्षण, अब ये क्या है, देखिए ये भी सदन का कोई भी सदस्य, कोई भी मेंबर, यानी लोकसभा का कोई सदस्य है, यानी कि सांसद है, वो सदन के पीठाधिकारी से, मतलब जो भी पीठ पर बैठा हो, अगर अध्यक्ष महोदय बैठे हैं तो अध्यक्ष महोदय, वो नहीं है तो उपाध्यक्ष महोदय, वो नहीं है तो कोई भी जो भी उस पीठ पर बैठा हुआ है, ऐसे संबंधित व्यक्ति से क्या कर सकता है, उनकी अग्रिम अनुमति के द्वारा, यानी प्री परमिशन के द्वारा कोई जो है किसी मंत्री का ध्यान वो एक अविलंबनीय लोक महत्व के मुद्दे पर आकर्षित कर सकता है। उसने पहले तो जो है एक, अगर मानिए इस समय जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, इस समय कुछ दिन पहले फोटो बड़ी वायरल हो रही थी कि गंगा में लाशों का एक विसर्जन की ढेर के ढेर लगे हुए हैं, ठीक। अब मानिए अगर इस समय सदन चल रहा होता तो ये एक बड़ा चर्चा और बड़े तकलीफ का विषय था, बड़े गहन सोच का विषय था कि भाई ऐसी क्या देश में इतनी बुरी परिस्थिति आ गई कि लाशों के ढेर लगे, कोई देखने समझने वाला नहीं। तो ऐसे में कोई भी सदस्य पीठ की अनुपस्थिति, यानी पीठासीन अधिकारी, यानी कि जो भी लोकसभा अध्यक्ष है या उपाध्यक्ष है, अभी जो भी, उनसे परमिशन नहीं, क्या मैं मंत्री महोदय से प्रश्न पूछ सकता हूँ। अगर वो परमिशन नहीं देंगे तो फिर नहीं हो सकता। हाँ, उन्होंने दे दी कि चलिए ठीक है आप पूछ लीजिए, तो फिर वो मंत्री महोदय से इस अविलंबनीय उस पर जो है किसी मंत्री का अविलंबनीय, यानी कि रोका ही नहीं जा सकता, अविलंबनीय लोक महत्व के मुद्दे पर ध्यान आकर्षण करते हैं, है ना, और ध्यान आकर्षित करते हैं कि भाई इधर भी ध्यान दे लीजिए मंत्री जी, ये जो चीज है इसका कैसे निराकरण होगा, ठीक। यही है ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। यानी कि क्या है, सरल भाषा में, सिंपल भाषा में क्या है कि भाई ये इस समय एक मुद्दा चल रहा है और आप मंत्री जी ध्यान दें और बताएं ऐसा क्यों है, कब तक सही होगा, और जो ये हो रहा है क्या ये सही है या गलत है। अभी देखिए आया है कि वो फोटोज जो है वो पुरानी थी
और उसको अभी वायरल किया जा रहा है गलत तथ्यों से जोड़ के, अभी आज के ही पेपर में आया। ठीक, तो कुछ और भी प्रस्ताव में, जैसे निंदा प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन, विश्वास प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव, कॉन्फिडेंस मोशन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो मोशंस हैं जो पार्लियामेंट से जुड़े हुए हैं। ठीक, जैसे निंदा प्रस्ताव जो है ये भी अक्सर जो है लोग निंदा प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव को एक समझ लेते हैं, जबकि दोनों में अंतर है। जैसे निंदा प्रस्ताव जो है वो अगर कोई सदस्य लोकसभा में इसको लेकर आता है, ठीक, तो सबसे पहले तो इसको स्वीकारने का कारण बताना अनिवार्य है। पूछा जाएगा कि भाई ये जो निंदा प्रस्ताव लाए हैं इसको अगर सदन ने स्वीकारा है तो क्यों स्वीकारा है, क्यों इस निंदा प्रस्ताव, निंदा आप समझ लेना किसी की, अब किसकी बुराई होगी, जब जिसकी सरकार होगी हमेशा उसकी बुराई होगी। तो ये किसके द्वारा लाया जाएगा, ये किसी सदस्य द्वारा किसी सरकार के मंत्री के प्रति ही लाया जाएगा, उसकी निंदा करने के लिए। तो सबसे पहले अगर इसको स्वीकार किया जाता है सदन में तो अध्यक्ष महोदय को कारण बताना पड़ेगा कि क्यों हमने इसको स्वीकार किया, जबकि अविश्वास प्रस्ताव में, नो कॉन्फिडेंस मोशन में कोई कारण बताना आवश्यक नहीं कि क्यों स्वीकारा है। ठीक, अविश्वास प्रस्ताव बिना कारण बताए जो है स्वीकारा जा सकता है। ठीक, कारण बताना आवश्यक नहीं है कि क्यों इसे स्वीकारा गया। लेकिन निंदा प्रस्ताव अगर स्वीकारेंगे अध्यक्ष महोदय तो बताना पड़ेगा कि क्यों। तो बताएंगे कि भाई फला मंत्री ने गलत हो रखा है, तो विशेषाधिकार प्रस्ताव के तहत तो वो निंदा प्रस्ताव लेकर आते हैं इनका करने, निंदा करने के लिए, तो मुझे एक्सेप्ट करना पड़ा। तो ध्यान रखिएगा, निंदा प्रस्ताव में कारण बताना आवश्यक है, जबकि अविश्वास प्रस्ताव में कारण बताना आवश्यक नहीं है। इसी प्रकार निंदा प्रस्ताव जो है वो किसी एक मंत्री के खिलाफ भी आ सकता है। ठीक, या फिर मंत्रियों के समूह 3 या 4 मंत्रियों के खिलाफ भी आ सकता है, या पूरी मंत्रिपरिषद के खिलाफ भी आ सकता है ना। भाई निंदा किसकी की जा सकती है, निंदा किसी एक व्यक्ति की भी की जा सकती है, यानी कि एक मंत्री, मानिए किसी एक मंत्री महोदय ने कुछ गलत तथ्य दे दिए तो हम उनकी निंदा कर रहे हैं। मानिए 3 या 4 मंत्री महोदय ने कोई गलत जो है, सरकार के 3 या 4 मंत्री महोदय ने कुछ गलत कार्य किया तो हम उनकी निंदा कर रहे हैं। हो सकता है पूरी मंत्रिपरिषद ने गलत कार्य किया तो उसकी निंदा के लिए भी लाया जा सकता है। तो ये तीनों के लिए लाया जा सकता है, मंत्री जी के लिए भी, मंत्रियों के समूह के लिए भी और मंत्रिपरिषद के लिए। जबकि अविश्वास प्रस्ताव पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद के विरुद्ध ही लाया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव हमेशा पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जाता है। ठीक, तो याद रखिएगा, ठीक, कि निंदा प्रस्ताव अगर वो लोकसभा में आएगा तो उसका कारण बताना अनिवार्य होगा कि क्यों स्वीकारा गया। अविश्वास प्रस्ताव में ऐसा कुछ नहीं है। निंदा प्रस्ताव किसी एक मंत्री, मंत्रियों के समूह या पूरी मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जा सकता है, जबकि अविश्वास प्रस्ताव सिर्फ और सिर्फ पूरी मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जा सकता है। ठीक, निंदा प्रस्ताव जो है मंत्रिपरिषद की कुछ नीतियों के खिलाफ लाया जाता है कि इनकी पॉलिसी सही नहीं है, जबकि अविश्वास प्रस्ताव ये मंत्रिपरिषद का लोकसभा में बहुमत है या नहीं है उसके अगेंस्ट लाया जाता है। तो विपक्ष को लगता है कि भाई ये जो मंत्रिपरिषद अपना बहुमत खो चुकी है, और मैंने आपको पिछली क्लासेस में बताया था कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, यानी कि अगर बहुमत ही नहीं है तो फिर उसको बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। तो ये एक तरह से बहुमत सिद्ध करने के लिए लाया जाता है। ठीक, और लास्ट जो है वो ये है कि अगर लोकसभा निंदा प्रस्ताव को पारित भी कर देती है, ठीक, पास भी हो जाता है वहां पर मेजॉरिटी से, तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना उसमें आवश्यक नहीं है, उसमें मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना आवश्यक नहीं है। लेकिन अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया तो पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना आवश्यक हो जाता है। ठीक, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, निंदा प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव पर काफी प्रश्न बन चुके हैं। ठीक, तो मैंने आपको डिटेल में इसकी जो है जानकारी दे दी है। ठीक, इसी प्रकार से एक स्थगन प्रस्ताव होता है। ठीक, अच्छा, ये जो अविश्वास प्रस्ताव होता है, निंदा प्रस्ताव कम से कम 50
अविश्वास प्रस्ताव में कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन चाहिए कि भाई हम अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहते हैं। ऐसे ही होता है स्थगन प्रस्ताव, जिसको हम बोलते हैं एडजॉर्न मोशन, काम को रोको। वो बोलते हैं भाई इस समय जो चल रहा है ना उसको स्थगित कर दो। स्थगित मतलब समझ रहे ना, टाल दो, रोक दो। तो इसमें भी 50 लोगों की अनुमति, सदस्यों की अनुमति अनिवार्य होती है। और पूछ लिया गया था, तो याद रखिएगा 50 सदस्यों की अनुमति अनिवार्य होती है इसको लाने के लिए। ठीक, अनुमति अनिवार्य होती है। इसके अलावा कुछ और छोटे छोटे होते हैं। एक होता है धन्यवाद प्रस्ताव। धन्यवाद प्रस्ताव जो है वो 2 बार राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। एक बार जब लोकसभा के चुनाव के बाद जब पहली ज्वाइंट मीटिंग होती है, और एक बार वर्ष के पहले सत्र को। तो जब भी राष्ट्रपति दोनों सदनों को संबोधित करते हैं तो वो थैंक्स बोलते हैं अपनी पिछली सरकारों के काम को, जिनका भी हो चुका है। मानिए नई लोकसभा का चुनाव का गठन, नई लोकसभा का गठन हुआ, तो पिछली सरकारों ने जो काम किए हैं पहले तो उनको धन्यवाद दिया जाता है कि भाई आपने बहुत उल्लेखनीय ढंग से बड़ा अच्छा कार्य किया है, सारी चीजें। और आने वाली सरकार को बोला जाता है कि भाई मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ, आप ऐसे ऐसे कार्य करें। या फिर जब वर्ष का पहला सत्र होता है तो बोला जाता है कि भाई पिछला जो सत्र भी था बहुत अच्छा भी था। तो ये अक्सर इसमें राष्ट्रपति जो है अपनी एक तरह से धन्यवाद का संबोधन करते हैं, विच इज नोन एज थैंक्स मोशन। तो ये हमेशा राष्ट्रपति का जो है उनके संबोधन से संबंधित होता है। तो ये होता है 1 से 2 बजे के बीच में कुछ इंपॉर्टेंट प्रस्ताव, और उन पर मैंने आपसे चर्चा कर ली। कटौती प्रस्ताव कौन कौन से होते हैं, विशेषाधिकार प्रस्ताव कौन से होते हैं। कटौती में जो 4 प्रकार के होते हैं हमने चारों को देखा। साधारण कटौती, घटकों में कटौती, गुलौटिन और कंगारू कट मोशन। इसी प्रकार से जो विशेषाधिकार प्रस्ताव है उसमें हमने निंदा प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, ठीक, और जो है थैंक्स मोशन, ध्यान प्रस्ताव पे चर्चा की, जितने है ना। अब हम आते हैं इस पर, ये सबसे महत्वपूर्ण खंड पर, ठीक, सबसे महत्वपूर्ण खंड में। ठीक, देखिए संसद का जो तीसरा चरण है 2 से 6, जिसको हम बोलते हैं मुख्य कार्रवाई का, एक्चुअली इसी में जो है इसी समय में पूरा बिल जो है एक्ट बनता है, कानून बनने की प्रक्रिया होती है। ठीक, तो सबसे पहले देखते हैं कि भाई पहले संसद में दोनों सदनों में किसी विधेयक को पेश किया जाता है ना। एक विधेयक और एक एक्ट में क्या अंतर होता है। बिल जो होता है सॉरी, वो एक्ट बनने की पहले की प्रक्रिया है। एक विधेयक को यानी इसमें पूरा फॉर्मेट बना के संसद में रख दिया जाता है। अब उसमें पहले उस विधेयक को, फॉर्मेट को पूरा पढ़ा जाता है। अच्छा भाई सरकार क्या ला रही है, अच्छा ये फिर इस पे बहस होती है, चर्चा होती है। भाई आप जो ला रहे हैं क्यों ला रहे हैं। कुछ पक्ष में बात करेंगे, कुछ विपक्ष में कि आपके में ये कमी है। सत्ता पक्ष बोलेगा भाई ये अच्छा है, आप भी तो ऐसा लाए थे। आप सुनते होंगे बहस, अक्सर तू में पहुंच जाती है। फिर आखिरी में वोटिंग होती है। वोटिंग होने के बाद, एक सदन से पारित होने के बाद उस विधेयक को दूसरे सदन में लेके जाया जाता है। जब वो भी हो जाता है फिर राष्ट्रपति के पास जाता है और फिर वो एक्ट बनता है। ठीक, तो सबसे पहले इस कार्रवाई को समझे। सबसे पहले ये देखते हैं कि जो संसद में पेश होने वाले विधेयक है यानी बिल है, वो कितने प्रकार के होते हैं। भाई तो संसद में पेश होने वाले विधेयक है यानी कि बिल है। ठीक, देखिए विधेयक को इंग्लिश में बिल बोलते हैं और कानून को एक्ट बोलते हैं। ये समानता 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं सरकारी विधेयक, एक होते हैं गैर सरकारी विधेयक। एक होते हैं सरकारी और गैर सरकारी। देखते हैं पहले इसमें अंतर क्या होता है। देखिए सरकारी विधेयक क्या होता है। सरकारी विधेयक का अर्थ होता है जो भी सरकार का व्यक्ति इस विधेयक को ला रहा है। और सरल भाषा में देखें तो मंत्रिपरिषद का कोई भी सदस्य यानी कि कोई मंत्री जब किसी विधेयक को लाकर सदन में प्रस्तुत करता है तो वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है सरकारी विधेयक।
याद रखिएगा, दो प्रकार के बिल इंट्रोड्यूस होते हैं, एक गवर्नमेंट, एक नॉन गवर्नमेंट। अगर किसी मंत्री द्वारा किसी विधेयक को लाकर प्रस्तुत किया जा रहा है, विच इज नोन एज गवर्नमेंट बिल, है ना, सरकार के किसी यानी मंत्रिपरिषद के किसी सदस्य ने रखे रखा। जबकि अगर किसी प्राइवेट मेंबर ने लाकर, भाई सरकार के इतर भी तो सदस्य, कोई सदस्य भी ला सकता है कि भाई इस पर कानून बनना चाहिए, इस पर कानून क्यों नहीं बन रहा। जैसे मानिए वर्तमान में हम लोग क्या एक सबसे बड़ा कारण है जो भारत की समस्याओं में अगर प्रमुख बताऊं तो वो जनसंख्या। इस समय बहुत गाय बगाए चर्चा हो रही, जनसंख्या नियंत्रण, जनसंख्या नियंत्रण। ठीक, अब मानिएगा भी सरकार अगर इसके खिलाफ कोई कानून विधेयक नहीं लाई है कानून बनाने के लिए, तो कोई संबंधित सदस्य भी यानी कि प्राइवेट मेंबर, देखिए जो भी सरकारी हो गया और जो गैर सरकारी हो प्राइवेट हो गया, है ना, अगर सरकार लेकर आती है यानी कि सरकार की इच्छा की इसके खिलाफ कानून बनाया जाए। अब कोई सरकार नहीं ला रही है तो कोई गैर सरकारी विधेयक यानी कोई सदन का सदस्य यानी कि कोई सांसद महोदय भी इसको रख सकते हैं कि भाई मेरे हिसाब से मेरा ये विधेयक है, इस पर जो है आप लोग इसको पढ़े, ऐसा ऐसा कानून बनना चाहिए और इस पर वोटिंग कराए, उस पर कानून बनना चाहिए। ठीक, तो दो तरह के होते हैं, एक तो होते हैं जो सरकार लेकर आती है और एक होते हैं जो प्राइवेट होते हैं यानी कि जो सदस्य लेकर आते हैं। अब इन विधेयकों को भी चार कैटेगरी में, यानी कि ये जो सरकारी और गैर सरकारी है, दो टाइप होते हैं, इन दोनों के चार चार होता है, यानी कि कोई विधेयक चार कैटेगरी में बढ़ सकता है। सरकारी है तो भी चार कैटेगरी में बढ़ता है और गैर सरकारी है तो भी चार कैटेगरी में बढ़ता है। अब ये क्या होता है, तो समानता जो कोई विधेयक होता है वो चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है, चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो जो सरकारी और गैर सरकारी विधेयक है समानता चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। जैसे पहला जो है वह है साधारण विधेयक, सिंपल बिल। दूसरा क्या है, दूसरा है धन विधेयक, मनी बिल। भाई मनी बिल भी हो सकता है, ये दोनों हो सकते हैं, सरकार भी ला सकती है और कोई प्राइवेट मेंबर भी ला सकता है। आर्टिकल 110 है ना। एक है वित्त विधेयक, फाइनेंस बिल। कोई विधेयक धन विधेयक या वित्त विधेयक, इसका निर्णय कौन करता है, इसका निर्णय हमेशा लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। उन्होंने अध्यक्ष जब पढ़ रहे थे तो उनकी पावर्स को देखा था, है ना। तो वित्त विधेयक आर्टिकल 170 है ना, फाइनेंस बिल। तीसरा है चौथा है संविधान संशोधन विधेयक, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो चार प्रकार के होते हैं। साधारण विधेयक क्या है, इसमें वित्तीय विषयों के अलावा अन्य सभी विषयों से संबंधित साधारण विधेयक जो है कहलाते हैं। यानी जो नॉन फाइनेंस जितने भी बिल हैं वो सिंपल बिल बोले जाते हैं। नॉन फाइनेंस मतलब कि जिसमें फाइनेंस से रिलेटेड कोई काम ना हो, उसके इतर अगर कोई बात है तो सारे के सारे साधारण विधेयक है। अगर उसमें फाइनेंस आ गया यानी कि वित्तीय से संबंधित कुछ भी चीज आ गई, टैक्सेशन आ गया या फिर कोई पब्लिक एक्सपेंसेस आ गए, पैसे की सरल भाषा में पैसे का जहां इन्वॉल्वमेंट हो गया तो फिर वो सिंपल बिल नहीं रह जाएगा। ठीक, धन विधेयक क्या होता है अभी हम इसको आर्टिकल 110 में देखेंगे, लेकिन सिंपल भाषा में समझ लीजिए ये वित्तीय गतिविधियों से संबंधित होते हैं, जैसे टैक्सेशन, पब्लिक एक्सपेंसेस। ठीक, इसी प्रकार वित्त विधेयक है। वित्त विधेयक क्या होते हैं भाई, वित्त विधेयक कोई विधेयक धन विधेयक है या वित्त विधेयक, इसका निर्णय हमेशा लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या वित्त विधेयक, इसका निर्णय किसके द्वारा किया जाता है, इसका निर्णय हमेशा लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। ठीक, तो अभी देखेंगे वित्त विधेयक क्या होता है। और चौथा है संविधान संशोधन। इसको तो हम लोग अलग से जब पढ़ेंगे तो डिटेल में इसके लिए चर्चा करेंगे। ठीक, आर्टिकल 368 में वित्त विधेयक की चर्चा हम लोग अलग से करेंगे। ठीक, तो
अभी देखते हैं कि कानून बनता कैसे है। देखिए, पहले तो हमने देख लिया कि भाई साधारण विधेयक है, धन विधेयक, वित्त विधेयक वाली। अब देखते हैं कि कैसे होता है। देखिए, किसी विधेयक के जो कानून बनने की प्रक्रिया, मानिए कोई साधारण विधेयक होता है, तो ये कैसे बनेगा? 3 चीजें होती हैं। फर्स्ट रीडिंग, प्रथम वाचन, फर्स्ट रीडिंग। इसमें क्या होता है, पहले चरण में भाई कोई भी चीज कानून बनेगी तो उसके कुछ चरण होंगे ना। फर्स्ट रीडिंग में क्या होता है, सिर्फ बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है, बिल इंट्रोड्यूस्ड होता है कि भाई देखिए, पहली रीडिंग में सबके सामने लाके रख दिया जाता है कि भाई देखिए, ये सरकार जो है इससे संबंधित एक चीज लेकर आई है, ये एक विधेयक है, इस पे सब लोग देख लें, इसको समझ लें, इस पे चर्चा की जाए। ठीक, ये होता है पहली रीडिंग। सिर्फ बिल को रख दिया गया, कुछ नहीं, सिर्फ फर्स्ट रीडिंग मतलब आप बिल को पढ़ लीजिए, आपके समक्ष रख दिया गया, कोई डिस्कशन नहीं, कोई बात नहीं, सिर्फ ला के रख दिया गया, बिल को इंट्रोड्यूस कर दिया गया। अब इसके बाद चालू होता द्वितीय वाचन, यानी कि सेकेंड रीडिंग। इसमें होता है बिल पर डिस्कशन। अब ये होता है चर्चा पर चर्चा। तो जो भी आप सदन की चर्चा सुनते हैं तो आप समझ जाइए वो सेकेंड रीडिंग चल रही है। अब पहले में तो इंट्रोड्यूस कर दिया कि भाई हम जो है, सरकार जो है एक कृषि बिल लाना चाहती है, ठीक, फार्मर्स बिल लेकर आ रही है, किसानों की आय में या किसानों की जो सारी चीजें हैं उसमें सुधार लाने के लिए प्रस्ताव सरकार ने पारित किया। ठीक, तो ये हो गया प्रथम वाक्य, सिर्फ इंट्रोड्यूस कर दिया गया। सेकंड में डिस्कशन, अब जितने भी संबंधित सदस्य हैं वो पढ़कर आए। ठीक, भाई सरकार ने फॉर्मेट क्या रखा है, ठीक, सत्ता पक्ष अपना पक्ष रख के आएगा कि ये हमारी स्ट्रॉन्ग चीजें, विपक्ष उसमें कमियां निकाल कर आएगा कि ये क्यों रखा, इससे ये हो सकता है, इससे ये हो सकता है। तो फिर सरकार कहती है इससे ये नहीं होगा, इसका ये प्रावधान है, हमने इसको ये सुलझा लिया, हमने इसका ये समाधान कर लिया है। तो जब सेकेंड रीडिंग में काफी पर्याप्त मात्रा में डिस्कशन हो जाता है, फिर थर्ड रीडिंग में, यानी कि तृतीय वाचन में, थर्ड रीडिंग में क्या होता है, थर्ड रीडिंग में वोटिंग होती है। ठीक, थर्ड रीडिंग में होती है वोटिंग। पहले में बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है, दूसरे में डिस्कशन होता है और तीसरे में वोटिंग होती है। ठीक, तीसरे में क्या होती है, वोटिंग होती है। वोटिंग होने के पश्चात क्या होता है, देखा जाता है कि भाई वोटिंग में क्या होगा, भाई डिस्कशन हो गया, पक्ष विपक्ष में चर्चा हो गई, अब होती है वोटिंग कि कोई विधेयक कानून बनेगा या नहीं बनेगा। अगर पक्ष में पड़ते हैं वोट, यानी कि वो पारित हो गया। अब राष्ट्रपति उस पर भाई एक हाउस से पारित हो गया, मानिए लोकसभा की मैंने कार्रवाई बताई, फिर सेम कार्रवाई राज्यसभा में होगी, वो बिल राज्यसभा में जाएगा, फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, वहां वोटिंग होगी, वहां पारित होगा, दोनों सदनों से पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर देंगे, तत्पश्चात वह कानून का रूप धारण कर लेगा। तो ऐसी प्रक्रिया से गुजरकर 3 प्रक्रियाओं से एक विधेयक बिल का स्वरूप धारण करता है। पहले इंट्रोड्यूस होगा, फिर डिस्कशन होगा, फिर वोटिंग होगी, वोटिंग के पश्चात राष्ट्रपति साइन करेंगे, देन दिस बिल इज कन्वर्टेड इनटू अ एक्ट। ठीक, तो ये तो हो गया। ठीक, किसी विधेयक के कानून बनने की प्रक्रिया, सिंपल मेजोरिटी तो बहुत ही कुछ नहीं। धन विधेयक जो है ना, ये थोड़ा सा अलग से भी आ जाता है। ठीक, तो थोड़ा सा देखते हैं, समझते हैं कि धन विधेयक क्या होता है। तो साधारण विधेयक आपको समझ में आ गया होगा। पहली रीडिंग बिल को इंट्रोड्यूस करना, दूसरे में डिस्कशन करना, तीसरे में वोटिंग करना। ठीक, दोनों सदनों में सेम प्रक्रिया अपनाई जाएगी। देन फिर वह राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर करेंगे तो वह कानून में परिवर्तित हो जाएगा। अब थोड़ा सा धन विधेयक और वित्त विधेयक को समझ लेते हैं, अक्सर इस पर प्रश्न आ जाते हैं। जैसे मैंने बोला कि कोई विधेयक धन विधेयक है या वित्त विधेयक है, इसकी निर्णय कौन करेगा, लोकसभा के अध्यक्ष यानी कि स्पीकर। तो भाई ऐसा क्या है उसमें, देखिए जितनी भी वित्त से संबंधित चीजें होती है ना, वो सब इन्हीं दोनों में होती है। फाइनेंस रिलेटेड जितनी भी बातें होती है वो सब किसमें होती है, धन या वित्त विधेयक में। लेकिन कैसे डिसाइड होगा कि ये फाइनेंस बिल है या
मनी बिल है। तो ये तो डिसाइड करेंगे लोकसभा के अध्यक्ष। ये क्वेश्चन बहुत बार आया, कोई विधेयक, धन विधेयक या वित्त विधेयक, इसका निर्णय कौन करता है? तो इसका निर्णय हमेशा लोकसभा के अध्यक्ष या स्पीकर करते हैं। ठीक, देखिए संविधान के अनुच्छेद 110 में आर्टिकल 110 में मनी बिल की डेफिनेशन दी गई है। संविधान के अनुच्छेद 110 में मनी बिल की डेफिनेशन दी गई है। ठीक, कोई धन विधेयक, कोई विधेयक धन विधेयक तब माना जाएगा, किसमें बताइए? पहले तो ये याद रख लीजिए, बहुत बार प्रश्न आया कि धन विधेयक की परिभाषा या धन विधेयक का जिक्र किसमें किया गया? आर्टिकल 110। कल हमने जैसे चर्चा की थी ज्वाइंट मीटिंग किसमें होती है, तो ज्वाइंट मीटिंग आर्टिकल 108 में है ना। वो भी मैंने चर्चा आपको बताया था कि राष्ट्रपति हमेशा ज्वाइंट मीटिंग बुलाता है, अध्यक्षता हमेशा लोकसभा का अध्यक्ष करता है। क्या होता है कि जब दोनों सदनों में किसी बात को लेकर मतभेद हो, या फिर किसी एक बिल को एक सदन ने पास किया और दूसरे ने उसको अस्वीकृत कर दिया हो, या फिर संशोधन के लिए 6 माह से अधिक समय तक रोक रखा हो, तो ऐसी स्थिति में माना जाता है कि दोनों सदनों में मतभेद की स्थिति है, तो राष्ट्रपति ज्वाइंट मीटिंग बुला सकते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष हमेशा उसकी अध्यक्षता करता है। उपराष्ट्रपति यानी कि राज्यसभा का सभापति किसी भी परिस्थिति में ज्वाइंट मीटिंग की अध्यक्षता नहीं करता है। ठीक, ये हमने चर्चा की थी। अब तक 3 बार हुई है, 61 में डाउरी के लिए, 78 में बैंकिंग एक्ट रिफॉर्मेशन के लिए और 2002 में कोटा के लिए। 3 बार आज तक ज्वाइंट मीटिंग हुई है। 61 में डाउरी दहेज प्रथा अधिनियम के लिए, ठीक, 78 में बैंकिंग रिफॉर्मेशन के लिए, ठीक, बैंकिंग संशोधन विधेयक के लिए, और 2002 में कोटा के लिए। 3 बार आज तक ज्वाइंट मीटिंग हुई है। अब देखते हैं धन विधेयक। तो आर्टिकल 110 में बोला गया है कि भाई अगर किसी कर का, इसमें जनरली जो है टैक्सेशन, पब्लिक एक्सपेंसेस, टैक्सेशन, करारोपण, पब्लिक एक्सपेंसेस, इनसे संबंधित सारी बातें होती हैं। तो देखिए कौन कौन से क्लॉज है। पहला, अब यदि किसी कर का अधिरोपण, उत्सादन, परिहार या परिवर्तन, यदि किसी कर का अधिरोपण, अभी देखते हैं सारे शब्द बड़े भारी भरकम शब्द लग रहे होंगे, पर चूंकि हिंदी में जो कि तो ही शब्द का प्रयोग करना पड़ता है। फिर इसको देखते हैं क्या होता है। तो अधिरोपण, उत्सादन, परिहार, परिवर्तन या विनियमन किया जाए। अब देखते हैं सिंपल भाषा में क्या है। ठीक, विनियमन किया जाए यानी कि अधिरोपण यानी इम्पोजमेंट, किसी व्यक्ति पर टैक्स इम्पोज करना हो। ठीक, अधिरोपण मतलब आपने कोई टैक्स को रोक दिया, नया टैक्स लगाया और किसी पर इम्पोज कर दिया, तो इम्पोजिशन ऑफ द टैक्स इज नोन एज। तो अगर किसी भी बिल में कोई टैक्स की इम्पोज होने की बात हो रही हो तो इट इज मनी बिल। अगर उत्सादन यानी टैक्स के प्रोडक्शन की बात हो रही हो तो उससे कोई प्रोडक्टिविटी की बात हो, देन इट इज नोन एज उत्सादन। थर्ड वन इज परिहार, यानी किसी टैक्स को रोक दिया जाए या उसको कम कर दिया जाए, ठीक, या परिवर्तन, चेंजमेंट ले आए, या विनियमन, उसका रेगुलेशन हो रहा हो। ऐसी सारी चीजें अगर किसी बिल में बात हो रही है, किसी टैक्स को, नए टैक्स को इम्पोज करने की, किसी टैक्स में चेंजेस लाने की, किसी टैक्स को बढ़ाने की, किसी टैक्स को कम करने की, किसी को रेगुलेट करने की, तो वो क्या हो जाएगा, धन विधेयक। तो पहला क्लॉज तो ये है, अगर उसमें ये सारी चीजें हैं, ठीक, तो वो धन विधेयक होगा। दूसरी चीज है कि अगर उसमें भारत की संचित निधि यानी कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, 2 तरह के फंड हैं, एक है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया विच इज नोन एज संचित निधि, सेकेंड वन इज कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया विच इज नोन एज आकस्मिक निधि। अगर इन दोनों से किसी प्रकार के धन के निकालने की बात हो रही है, ठीक, या फिर संचित निधि में धन को निकालना या जमा करना, कंसोलिडेटेड फंड से धन को निकालने की बात अगर हो रही है, तो ये सारा किसमें आएगा, मनी बिल में आएगा। ठीक, तो दूसरा क्लॉज हो गया मनी बिल, किसको बोला जाएगा। ठीक,
तीसरा है कि भाई भारत की संचित निधि से संबंधित किसी भी लेखों की जांच रखना, लेखों का परीक्षण करना, एग्जामिन करना, ऑडिट करना, वो भी मनी बिल के अंतर्गत आ जाता है। ठीक, ये याद रखिएगा सिंपल भाषा में। मैं और सरल कर दे रहा हूँ भाई, सिंपल। अगर आप भारत सरकार कंसोलिडेटेड फंड से कोई पैसा निकाल रही है या उसमें जमा कर रही है, कंटिजेंसी फंड से कोई पैसा निकाल रही है, कंसोलिडेटेड फंड के अकाउंट्स लेखा परीक्षण को देख रही है, ऑडिट करवा रही है, ऑडिट से संबंधित कोई बात कर रही है, या फिर किसी टैक्स के इम्पोजमेंट के, चेंजमेंट की, उसको बढ़ाने की, उसको घटाने की बात कर रही है, ये सारी चीजें जहां पर एक विधेयक में दिख जाए, समझ लीजिएगा वो धन विधेयक है। फिर भी निर्णय हम और आप या कोई साधारण सदस्य नहीं करेगा, हम लोग तो क्या ही करेंगे, सरकार के या सदन के सदस्य तो हैं। ये निर्णय हमेशा लोकसभा का अध्यक्ष करता है, ये धन विधेयक है या वित्त विधेयक है। ठीक, एक चीज ध्यान रखिएगा कि हमेशा 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 लोकसभा का अध्यक्ष ही धन विधेयक का निर्णय करता है, लोकसभा के स्पीकर, कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। अब इसमें होता क्या, मनी बिल में लोकसभा के पास स्पेशल राइट होता है। ठीक, ये हमेशा राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से लोकसभा में जो है पारित कर दिया जाता है, इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। लोकसभा में इसमें चर्चा वर्चा होती है, लोकसभा इसे पारित कर देती है। राज्यसभा के पास कोई पावर नहीं है इसको लेकर। राज्यसभा के पास सिर्फ एक पावर है कि इसे 14 दिन तक रोक सकती है। अगर 14 दिन तक राज्यसभा ने इसको अप्रूवल नहीं दिया तो ये एज इट इज अप्रूव्ड मान लिया जाता है, पहली चीज। तो यहाँ पर इनकी कोई लोकसभा का कोई विशेष, राज्यसभा का कोई विशेष अधिकार धन विधेयक पर है नहीं। ठीक, आप इतना ध्यान दीजिए। लोकसभा धन विधेयक क्या होता है समझ में आ गया। कौन निर्णय लेगा, लोकसभा के अध्यक्ष। और पावर्स क्या है, ये हमेशा सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है। ठीक, राज्यसभा में ये जो है कभी भी सीधा राज्यसभा में नहीं लाया जाता है। साधारण विधेयक किसी भी सदन में आ सकते हैं, राज्यसभा या लोकसभा, लेकिन मनी बिल हमेशा हमेशा सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही लाया जाएगा, राज्यसभा में कभी नहीं लाया जाएगा। ठीक, अगर वो मनी बिल है तो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में आएगा, लोकसभा में आएगा, इंट्रोड्यूस लोकसभा में होगा, वहां से पास होने के बाद ये राज्यसभा जाएगा। राज्यसभा अगर इसको पास कर दे, अगर राज्यसभा के पास कोई पावर नहीं, वो कुछ भी नहीं कर सकती, न इसको रोक सकती है, न इसको खारिज कर सकती है, वो सिर्फ 14 दिन तक इस पर विचार कर सकती है। 14 दिन के बाद राज्यसभा को इसको पास करना ही करना होगा। ठीक, तो ये एक तरह से 14 दिन तक को रोकने की पावर है इसके पास। ठीक, तो अगला है फाइनेंस बिल। तो आर्टिकल 117 में वित्तीय विधेयक की चर्चा की गई है। भाई कौन सा विधेयक वित्त विधेयक होगा, इसका निर्णय भी स्पीकर करते हैं। ठीक, तो एक बात तो तय हो गई कि भाई वित्त विधेयक क्या है। वित्त विधेयक में धन विधेयक की तो सारी बातें हैं, इसके अतिरिक्त कुछ और भी है। क्या है, देखिए, तो जितने मनी बिल होंगे वो फाइनेंस बिल तो होते ही हैं, क्योंकि मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि भाई कोई विधेयक, धन विधेयक या वित्त विधेयक, इसकी चर्चा कौन कर रहा है, इसका निर्णय कौन कर रहा है, इसका निर्णय कर रहे हैं स्पीकर। यानी इसमें धन विधेयक की तो सारी बातें हैं, इसके अतिरिक्त कुछ और भी है। आर्टिकल 117 में 1, 2, 3 करके 3 प्रकार के उसकी क्लॉज होती है। ठीक, एक तो भाई इसमें धन विधेयक की सारी बातें हैं, दूसरा आर्टिकल 171 के तहत वित्त विधेयक की चर्चा, और तीसरा 173 के तहत चर्चा। ठीक, अब आ जाते हैं, ये सिंपल सी चीज है। अब आ जाते हैं हम कुछ इम्पोर्टेंट संसद की समितियों पर, संसद की समितियों पर हम आ जाते हैं। तो देखिए, जो संसद की समितियां हैं वो जनरली 2 टाइप की होती हैं। ठीक, जो संसद की समितियां हैं वो जनरली 2 टाइप की होती हैं, पार्लियामेंट्री कमिटीज। ठीक, इनका भी बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। तो आइए देखते हैं। जो पार्लियामेंट्री कमिटीज हैं, संसदीय समितियां हैं, वो 2 प्रकार की होती हैं। संसदीय समितियां 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है स्थायी समिति, जो परमानेंट कमिटीज होती हैं,
यानी इनका संसद के द्वारा समय निर्धारित है, प्रत्येक वर्ष जो है इनका गठन होता है ना, हर एक वर्ष पर इनका गठन होता है, परमानेंटली रहती है। एक होती है तदर्थ समितियां, एडॉक कमिटीज, ये हमेशा नहीं रहती हैं। ये कब कब रहती हैं? ये जब किसी विशेष मुद्दे के लिए गठित की जाती है ना। मानिए भारत चीन के विषय में कुछ क्लैश हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, इसकी जानकारी की, ये कुछ विशेष मुद्दा, इसके लिए तुरंत गठित की गई। उस मुद्दे ने अपना देखा, निर्णय दिया, निर्णय देने के बाद समिति ने अपनी रिपोर्ट देने के बाद इस रिपोर्ट का रोल खत्म। तो ये होती है एडॉक कमिटीज। ये कब गठित होती है? जब किसी इंपॉर्टेंट इशू के लिए इनका गठन होता है ना। भाई कोई इंपॉर्टेंट मैटर है, कोई इंपॉर्टेंट इशू है, उससे रिलेटेड जब कुछ होता है तब ये बनती है ना। मानिए जैसे CAA बिल पर जो है, CAA जब एक्ट बना तो उसमें बहुत विरोध हुआ देश में, काफी सारी चीजें हुई, दंगे भी भड़क गए। तो भाई ऐसा क्या हुआ, क्यों हुआ, क्या हो रहा गया, ऐसा क्यों हुआ, तो एक कमेटी बन सकती है। कोई बहुत बड़ा स्कैम हो गया, उस पर क्या होगा रिपोर्ट, तो फिर जो है एक समिति बना दी गई जांच करने के लिए कि भाई ये बताओ ये वाला घोटाला कैसे हुआ, 2G स्कैम, ठीक है, कोल स्कैम, बहुत सारे स्कैम, कॉमनवेल्थ स्कैम, तो एडॉक कमेटी बना दी गई अलग से। उसका काम क्या होगा? सिर्फ उसी मैटर को देखना, उससे संबंधित सारी जानकारी इकट्ठा करना और संसद के समक्ष रख देना। और दूसरी होती है स्थायी समितियां, ये परमानेंटली होती है, ठीक, हमेशा जो है इनका काम चलता रहता है। ये वर्ष भर गठित रहती है, अपना कार्य करती है, इनका टेन्योर होता है। जैसे एक वर्ष का कार्यकाल है तो एक वर्ष तक करेंगी, फिर पुनः गठित हो जाएंगी, फिर एक वर्ष का कार्यकाल पूरा करेंगी, पुनः गठित, ये परमानेंट चलती रहती है, ठीक। तो जैसे कुछ फाइनेंस समितियां हैं, स्थायी समितियों, परमानेंट कमिटीज में, उसके अंतर्गत दो तीन कुछ इंपॉर्टेंट है तो बहुत सारी परमानेंट कमिटीज में, जैसे कुछ वित्त समितियां, फाइनेंस कमिटीज, इसके अंतर्गत कुछ इंपॉर्टेंट कमिटीज है जिससे बहुत क्वेश्चन होते हैं। जैसे आपने सुना होगा PAC, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, इसको हिंदी में हम बोलते हैं लोक लेखा समिति, बड़ी इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत क्वेश्चन होते हैं। पब्लिक अकाउंट कमेटी, लोक लेखा समिति। दूसरी है एस्टिमेट कमेटी, आकलन प्राकलन समिति, तीसरी है पब्लिक सार्वजनिक उपक्रम समिति, पब्लिक एंटरप्राइजेस कमेटी, सार्वजनिक उपक्रम समिति, ठीक। थोड़ा देखते हैं क्या है। इसके अलावा और भी होती, जैसे याचना समिति है ना, आपकी विभागीय जांच समितियां होती हैं, विभागीय जांच समितियां होती हैं, ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं, ठीक। तो वो उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। याचना समिति है, विनियमन समिति है, ठीक, आचार समिति है, विशेषाधिकार समिति है, पुस्तकालय समिति है, ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। यही तीन सबसे इम्पोर्टेंट है और इन तीन पे काफी प्रश्न उठते हैं स्थायी समिति में। तो पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है, लोक लेखा समिति, बड़ी इंपॉर्टेंट कमेटी है। कुल 22 मेंबर होते हैं इसमें, 22 सदस्य होते हैं टोटल, 15 लोकसभा के होते हैं और 7 राज्यसभा के सदस्य होते हैं। 15 लोकसभा के होते हैं, 7 सदस्य जो है वो राज्यसभा के होते हैं, ठीक। इसका काम क्या होता? विपक्ष का कोई नेता ही, विपक्ष का कोई लीडर हमेशा PAC का अध्यक्ष होता है, ठीक। विपक्ष का कोई नेता इसका अध्यक्ष होता है, विपक्ष का नेता इसका अध्यक्ष होता है। इस समय जैसे अधीर रंजन चौधरी जी चल रहे हैं, ठीक, विपक्ष का नेता इसका अध्यक्ष होता है। इस समय अधीर रंजन चौधरी जी होते हैं। तो कितने सदस्य होते हैं? 22, 15 लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है CAG जो रिपोर्ट जारी करती है उस पर ये डिस्कशन करते हैं, ठीक, CAG की रिपोर्ट पर। अब मानिए CAG ने कोई रिपोर्ट जारी की, फॉर एग्जाम्पल हम एक कोई चर्चित विषय को लेते हैं, 2010 में कॉमनवेल्थ गेम हुए थे, ठीक। उस समय लोक लेखा समिति यानी CAG की रिपोर्ट की बहुत चर्चा होगी, ठीक। जब हम CAG पढ़ेंगे तो अलग से देखेंगे, तो मैं आपको बता रहा हूँ CAG भाई क्या करती है। CAG बताती है कि CAG की रिपोर्ट की भाई देखिए इतनी फंडिंग थी, ऑडिट करते हैं ना वो, इतना पैसा दिया गया था, यहाँ इतना पैसा खर्च किया गया। अब ये लोग ये रिपोर्ट उठाते हैं। अब लीडर कौन है? विपक्ष का नेता,
तो ये जाहिर सी बात है कमियां निकालेगा। तो सीएजी की रिपोर्ट को उन्होंने देखा कि भाई सरकार के इस काम पर इतना इतना रुपया खर्च हुआ है, अरे इस काम के लिए इतना पैसा, इस काम के लिए इतना पैसा, तो जो भी विपक्ष का नेता वो तो कमी निकालेगा। तो ये कमियों को उजागर करती है। पीएससी का काम क्या, कमियों को उजागर करना। सरकार की बुलाया जाएगा संबंधित अधिकारियों को, इधर आइए, यहाँ पर आप बता रहे हैं कि भाई इतना पैसा खर्च किया, इतना पैसा क्यों खर्च हुआ, ये चीज तो इतने में हो सकती है, सीएजी की रिपोर्ट बता रही है। ठीक, तो ये कमियां बताती है। आकलन प्राकलन समिति क्या करती है, इसमें कुल 30 सदस्य होते हैं, 30 के 30 लोकसभा से आते हैं। ठीक, इसमें राज्यसभा कोई नहीं आता। इसका नेता हमेशा कोई सत्ता पक्ष का नेता होता है। ये बचत के उपाय सुझाती है। ये अब चूंकि सरकार इनकी है तो ये तो कमियां निकालेंगे नहीं, ये बुलाएंगे। देखिए, दो तरीके से समझाया जाता है। एक, किसी को डांट के बताया जाता है, तुम क्या कर रहे हो, कुछ नहीं कर पाओगे जीवन में, पढ़ोगे नहीं तो पढ़ लो, नहीं तो अक्सर घरों में बोला जाता ना, नहीं पढ़ोगे तो फिर कल्याण ही होगा तुम्हारा, पहली चीज। दूसरा क्या होता है, बेटा पढ़ लो, नहीं पढ़ोगे तो फिर समस्या आ जाएगी। तो ये कुछ ऐसे ही पीएससी हड़काती, ये किया तुमने, ऐसे किया है, ऐसे काम होगा, यहाँ पर खर्चे बच सकते थे। तो वो तो चूंकि विपक्ष के नेता वो कमियां निकालेंगे कि भाई कहाँ कहाँ सरकार ने जो अधिक खर्च किया है वो कमियां निकालेंगे। एस्टिमेट कमेटी भी देखती है, भाई कमी तो होती है, काम जब होता है तो कुछ ना कुछ, लेकिन ये समझाते हैं, ये बचत के उपाय सुझाते हैं। ये बोलते हैं कि भाई यार तुम चाहते तो तुम लोग इस काम को ऐसे भी कर सकते थे, है ना, ऐसे भी कर। 30 सदस्य लोकसभा के होते हैं और हमेशा लीडर जो होता है सदन का नेता होता है, यानी कि सत्ता पार्टी का कोई जो वो होता है। अच्छा, किसी भी उसमें कोई मंत्री सदस्य नहीं हो सकता, ये चीज ध्यान रखिएगा तीनों कमिटीज में। ठीक, तो ये लोग बचत के उपाय सुझाते हैं कि ये तुमने ये सामान 10 रुपए का खरीदा, तुम ये वहां से देखते तो 8 रुपए में हो जाता, तो 2 रुपए हमारी सरकार के बच सकते थे, जिसको हम कहीं और खर्च कर सकते थे। ये कैसे कहते हैं पीएससी वाले, तुमने ये सामान 10 का खरीद लिया, दूसरी जगह तो 5 का बन रहा, 5 रुपए खा गए हो तुम लोग, चोरी की। ये क्या कहते हैं, देखो 10 रुपए का सामान है, ये वहां पर 5 का भी मिल रहा था, तुम लोगों ने 5 रुपए ज्यादा खर्च कर दिए, 5 बचाते तो किसी और योजना में लग जाते। चूंकि ये अपनी ही सरकार और अपनी ही जो इनकी कार्यपालिका उसकी उस प्रकार से कमियां तो निकाल नहीं सकती। तीसरी पब्लिक एंटरप्राइजेस समिति, इसमें भी 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा। ये भी लोक लेखा जो सीएजी की जो रिपोर्ट होती है वो जो पब्लिक एंटरप्राइजेस होती है उससे जुड़ी होती है कि कौन सा सार्वजनिक उपक्रम किस प्रकार से कार्य कर रहा है, ये प्रॉफिट में है या लॉस में है, इसको चलाया जाना चाहिए या इसको खत्म किया जाना चाहिए। ये सारी चीजों को लेकर जो है ये रिपोर्ट देती है कि कोई पब्लिक एंटरप्राइजेस कैसे चल रहा है। ये बीएसएनएल प्रॉफिट में चल रहा है, लॉस में चल रहा है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया प्रॉफिट में है, लॉस में। तो सीएजी हर साल अपनी रिपोर्ट देती है, फिर उस रिपोर्ट पर ये कमेटी चर्चा करती है और फिर जो पब्लिक एंटरप्राइजेस कमेटी के जो ऑफिसर्स हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनसे मिलते हैं और फिर उनसे वो चर्चा करते हैं कि भाई क्या हो रहा है, क्यों ये घाटे में जा रहा है संस्थान, ऐसे कैसे काम चलेगा, क्या इसको बंद करना पड़ेगा या इसको बचत करने के और क्या उपाय हो सकते हैं। तो ऐसे करके ये कमेटियां काम करती हैं। ठीक है, तो ये इन कमिटीज का रोल होता है, इंपॉर्टेंट होती है। तदर्थ समितियां, एडॉक कमिटीज क्या होती है, मैंने बताया कि किसी विशेष मुद्दे पर गठित की जाती हैं, है ना, कोई स्पेशल इशू हो जाए, कोई हो जाए, तो ये जब तक उस इशू का काम होगा उससे संबंधित अपना रिपोर्ट जारी करेंगी, सारा काम करेंगे, फिर अपना करेंगे। तो ये कुछ सारी चीजें हुई। ठीक, तो पार्लियामेंट को आज हमने तीनों क्लासेस में बहुत डिटेल में देखा। आशा करता हूँ आपको सभी पॉइंट्स को मैं क्लियर कर सका हूँ और सारे सेक्शंस को कवर अप कर सका हूँ। तो आज के लिए थैंक यू सो मच, और कल हम एक अपने नए टॉपिक के साथ अपनी इस क्लास को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड जय हिंद टू एवरीवन।